नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरबीएससी 10th क्लास साइंस का जो 9th चैप्टर है प्रकाश, उसके बारे में। तो सबसे पहले देखिए, इस वर्ड को समझते हैं हम कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश कोई भी वस्तु हो संसार में, उसे देखने के लिए हमें क्या जरूरी होता है? प्रकाश। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम उस वस्तु को नहीं देख सकते। तो अगर हम सिंपल फॉर्म में कहें तो कोई भी वस्तु है उसे हम किसके थ्रू देख सकते हैं? प्रकाश के थ्रू। अब देखिए, प्रकाश जो है धरती पर, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य। यानी सबसे ज्यादा प्रकाश हमें किस चीज से मिलता है? सूर्य से मिलता है। प्रकाश जो है वो 7 कलर से मिलकर बना होता है: बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, जिसकी शॉर्टकट फॉर्म है विबग्योर। इसके थ्रू हम याद रख सकते हैं। विबग्योर में वी मतलब वॉयलेट यानी बैंगनी, आई मतलब इंडिगो आसमानी, बी ब्लू मतलब नीला, जी ग्रीन हरा, वाई येलो, ओ ऑरेंज और आर रेड। ये जो है वो प्रकाश के 7 कलर याद रखने की शॉर्टकट फॉर्म है। अब देखिए, अगर कोई वस्तु पर प्रकाश आ रहा है और अगर वो वस्तु उस प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, यानी ये जो 7 कलर है, इन सातों को अगर वो अवशोषित कर लेती है तो उस वस्तु का कलर कैसा होगा? काला। अगर कोई वस्तु अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को अवशोषित कर लेती है तब तो उसका कलर कैसा होगा? काला। और अगर वो सातों कलर को रिफ्लेक्ट कर देती है, परावर्तित कर देती है, तो उसका कलर कैसा होगा? सफेद। कई बार यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्दियों में हमें काले कलर के कपड़े क्यों पहनने चाहिए? तो इसका आंसर है कि काला जो कलर है वो सारे ऊष्मा को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण हमें ऊष्मा जो है वो ज्यादा मिलती है। इसीलिए हम सर्दियों में काले कलर के कपड़े पहनते हैं। अब देखिए, प्रकाश के कारण हम वस्तु को कैसे देख पाते हैं? तो जैसे मान लीजिए कि ये सूरज है और यहां पर ये अपनी आइज है और ये कोई वस्तु है, तो सूरज का प्रकाश इस वस्तु पर गिरेगा और यहां से ये प्रकाश जो है वो परावर्तित होकर हमारी आंखों पर गिरता है। तो प्रकाश के परावर्तन के कारण हमें क्या है? वस्तुएं दिखाई देती है। जैसे कि कोई भी हो सकता है, यहां पर जरूरी नहीं हो सूरज ही है, कोई भी प्रकाश का स्रोत हो सकता है। यहां से प्रकाश आएगा, वस्तु पर गिरेगा और वस्तु पर गिरकर जब हमारी आंखों तक पहुंचता है तो उसके कारण हमें क्या दिखाई देता है? वस्तु दिखाई देती है। इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज परावर्तन। तो परावर्तन क्या होता है, इस चीज को हम ऐसे समझेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन सुनिए कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम की सतह पर टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है तो इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। जैसे कि देखिए, यहां से प्रकाश है वो इस माध्यम से टकराया और टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में चला जा रहा है। यहां से प्रकाश आया, आने के बाद में यहां पर टकराकर वापस उसी माध्यम में चला गया, तो ये क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। अब जो प्रकाश का परावर्तन है, जो प्रकाश का परावर्तन है, परावर्तन जो है वो 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला है नियमित परावर्तन, दूसरा है विस्तृत परावर्तन। सबसे पहला कौन सा है? नियमित परावर्तन। तो आइए सबसे पहले इसको समझते हैं कि नियमित परावर्तन क्या होता है। नियमित परावर्तन है कि जब प्रकाश एक सतह से टकराकर, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम की सतह पर टकराकर किसी एक दिशा को फोकसित करता है, किसी एक दिशा को क्या करता है? फोकसित करता है, तो वो क्या कहलाता है? नियमित परावर्तन। जैसे कि कांच का प्रकाश, यानी कांच से जब परावर्तन होता है तो वो एक दिशा को प्रकाशित करता है, ना कि पूरे रूम को। तो ये क्या कहलाता है? नियमित परावर्तन। एक बार फिर से समझिए इस चीज को कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर किसी एक दिशा को ही फोकसित करता है तो उसे क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। इसका उदाहरण हो जाएगा कांच का
परावर्तन। और इसका होगा कि जब प्रकाश एक माध्यम से टकराकर और चारों दिशाओं में फैल जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, विसरित परावर्तन। एक बार फिर से समझिए कि जब प्रकाश एक सतह से टकराकर चारों दिशाओं में फैल जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, विसरित परावर्तन। जैसे कि टेरिस से आता हुआ प्रकाश, टेरिस से जब प्रकाश आएगा तो वो दीवारों से टकराकर चारों, जो कमरे की चारों तरफ है उसे प्रकाशित करता है। तो टेरिस से आता हुआ प्रकाश किसका उदाहरण है, विसरित परावर्तन का। और कांच का परावर्तन किसका उदाहरण है, नियमित परावर्तन का। अब यहां पर जो लास्ट टॉपिक है वो है परावर्तन के नियम। सबसे इंपॉर्टेंट है परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम देखिए, यहां से एक प्रकाश किरण आई, यहां पर टकराकर वापस दूसरे माध्यम में चलेगी, तो ये जो किरण है वो है आपतित किरण, और ये जो किरण है वो कौन सी है, परावर्तित किरण। जहां पर ये टकरा रहा है वहां पर हमने क्या डाल दिया, अभिलंब। ये जो हो गया वो क्या है, अभिलंब। तो परावर्तन का जो पहला नियम है वो है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होंगे। कभी भी ऐसी कंडीशन नहीं बन सकती कि ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और यहां पर अभिलंब, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो परावर्तन का पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होंगे, एक ही बिंदु पर स्थित होंगे। दूसरा जो इसका दूसरा जो नियम है वो है आपतन कोण। ये देखिए यहां से ये आपतित किरण अभिलंब के साथ, यानी आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है उतना ही कोण परावर्तित किरण अभिलंब के साथ बनाएगी। आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है उतना ही कोण परावर्तित किरण अभिलंब के साथ बनाती है। अगर शॉर्टकट में कहें तो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, यानी कोण I है वो बराबर होगा किसके, कोण R के। ये परावर्तन का दूसरा नियम है। एक बार फिर से देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होंगे। दूसरा है आपतन कोण और परावर्तन कोण, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर मान लीजिए ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 45। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 60, क्योंकि आपतन और परावर्तन कोण क्या है, बराबर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन जरूर पढ़ सकते हैं, तो इस चीज को आप जरूर गौर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।